आज की ऑनलाइन क्लास में सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के छात्रों का स्वागत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में जो फर्स्ट पार्ट में हिस्ट्री इतिहास का जो पार्ट है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके पहले हम इस लेसन के संबंध में चर्चा कर चुके हैं। आज उसी क्रम में आगे जो शेष बचा हुआ भाग है उसकी चर्चा करेंगे। अब इसके पहले हमने फ्रांस, इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद का विकास या राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया कैसे पूरी, इसको बताया गया। इसके बाद से ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, 18वीं शताब्दी के पूर्व, 18वीं सदी के पूर्व ब्रिटेन में राष्ट्रवाद की प्रक्रिया के संबंध में कोई बहुत जानकारी नहीं होती है। वहाँ की व्यवस्था निर्जातीय थी। ब्रिटेन में आयरलैंड, आयरिश लोग, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड के लोग अलग अलग निर्जातीय समूहों बटे हुए थे। सर्वप्रथम 1707 ईस्वी में एक एक्ट द्वारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में समझौता हुआ और यह दोनों क्षेत्र के लोग एक साथ हुए, उनका एकीकरण हुआ। इसके बाद से 1801 ईस्वी में 1801 ईस्वी में आयरलैंड प्लस ब्रिटेन के लोगों में समझौता हुआ और इस प्रकार ब्रिटिश लोगों में सामूहिक पहचान की भावना बनी। इसके बाद से यूरोप महाद्वीप में बाल्कन क्षेत्र था जो विस्फोटक की स्थिति में था। वहां के रहने वाले लोगों को स्लाव के नाम से जाना जाता है। बाल्कन क्षेत्र में फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस इत्यादि देशों की नजरें लगी हुई थी। बाल्कन क्षेत्र में आयरलैंड, बुल्गारिया, यूनान, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो इत्यादि क्षेत्र शामिल थे। यहाँ पर हमने भी कहा कि विश्व की तमाम शक्तियों की नजर लगी हुई थी या वहाँ पर वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास बड़ी शक्तियां करने का प्रयास कर रही थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम महायुद्ध का कारण बना। इस तरह ब्रिटेन में या बाल्कन क्षेत्र में जो राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और लोगों के आपसी समझ से वह विकसित भी हुआ। अब हम एनसीईआरटी पर आधारित कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जो एनसीईआरटी पर आधारित जो प्रश्न है उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा, जो कक्षा 10 के बच्चों के लिए काफी उपयोगी है। पहला जो प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित तो पूछा गया, उसमें दिया है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। हमने आपको इसके पहले के ऑनलाइन क्लासेस में बताया है कि
सन 1804 ईस्वी में 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने एक विधि संहिता बनाई, विधि संहिता बनाई। उसमें जो भी लोगों को विशेषाधिकार था वह समाप्त कर दिया गया। पूरे देश में एक नई कर प्रणाली शुरू की गई। जो सामंती व्यवस्था था उसको समाप्त किया गया। यानी देश को एक रूपता प्रदान करने का कार्य नेपोलियन ने किया। मैंने अपने शासन को मजबूत करने के लिए किया। दूसरा एनसीईआरटी पर आधारित जो प्रश्न है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? इसका उत्तर यह होगा कि फ्रांसीसी लोगों में, फ्रांस के रहने वाले लोगों में सामूहिक पहचान बनाने के लिए लोगों ने, वहाँ के क्रांतिकारियों ने निम्न कदम उठाए। पहला यह कदम उठाया कि पितृभूमि और नागरिक जैसी अब जो राष्ट्रीय जो भावनाएं थी उसका विकास किया गया। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। एक राष्ट्र ध्वज का निर्माण किया गया और फ्रांसीसी भाषा को एक तरह से कह सकते हैं कि देश के भाषा के रूप में चयनित कर लिया गया, जिससे फ्रांस के लोगों में सामूहिक पहचान की भावना बनी। अगला जो क्वेश्चन है कि मैज़िनी, अभी हमने आपको चर्चा किया, जूसेफ मैज़िनी ने किस प्रकार महसूस किया कि स्वतंत्रता संघर्ष में राष्ट्र राज्यों का निर्माण एक आवश्यक है? व्याख्या कीजिए। जूसेफी मैज़िनी इटली का, हमने इससे पहले ही बताया है, कार्बोनरी जो एक गुप्त संगठन था उसका सदस्य था। लुगारिया में उसके विद्रोह के कारण उसको देश से निकाला गया और अपने क्रांति को या स्वतंत्रता की चिंगारी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यूरोप में यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो संगठनों का निर्माण किया। उसका ऐसा मानना था कि लोगों की जो स्वतंत्रता है वह उसकी प्राकृतिक इकाई है। वह गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था और इसमें अन्य देशवासियों के सहयोग से वह सफल भी रहा। अगला जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है कि मारियाना और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? मारियाना जो फ्रांस की महिला कह सकते हैं, फ्रांस की एकता की महिला रूपक की एक काल्पनिक नाम है। वह रियल जगत में वास्तव में कोई मारियाना महिला थी नहीं, बल्कि काल्पनिक नाम है जिससे लोगों को एकता का भाव, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना जागृत होती थी। जर्मेनिया जो है जर्मनी की वीरता का, एकता का प्रतीक थी। इसलिए वहाँ के जो क्रांतिकारी थे वह महिला को, राष्ट्र को महिला रूपक के रूप में, महिला के रूप में चित्रित करते थे, जिससे लोगों में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना का सूत्रपात मिलता है। इसके बाद से कह रहा है कि जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज बताई जा सकती है वह ऑटो वन बिस्मार्क का है। ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने क्या किया कि पूरे जर्मन सेना का या वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का एक संगठन बनाया और वह 1871 में जर्मनी के एकीकरण करने में सफल रहा। इसीलिए ऑटो वन बिस्मार्क को, जो प्रशा का एक महत्वपूर्ण मंत्री था,
जर्मन एकीकरण का जनक कहा जाता है, वह लौ और रक्त के नीति पर चलते हुए देश में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना का विकास किया। इस तरह बच्चों एनसीईआरटी पर आधारित जो प्रश्न थे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका आपको जवाब दिया गया है। शेष अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो उसका आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप चर्चा कर सकते हैं, परिचर्चा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना। धन्यवाद।